ओके। देखिए, हम लोग बेसिकली क्यूरियस इन्फोटेक सॉल्यूशन से काम कर रहे हैं एंड दिस इज द योर पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको हम लोग समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये आपके लिए अभी सिलेबस बना हुआ है जो मैंने भेजा भी था आपको, जिसमें आपको करीब 30 पॉइंट हम लोग समझाएंगे। सबसे पहले ये फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आती है जो मैंने आपको बताई थी, आपके ईमेल में भी किया था। तो इसमें देखिए, टूल्स ऑफ एनालिसिस प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, टोकन यूज्ड इन प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, व्हाट आर डेटा टाइप एंड ऑपरेशंस, सिंपल आउटपुट टाइप प्रोग्राम, सिंपल इनपुट आउटपुट टाइप। ओके, ये दो बार आ गया है, इसको अपन एक बार ही कर देंगे, है ना। इसको कर देंगे। ओके, नाउ सिंपल, हाँ इसमें नहीं, इसमें ये था। ओके, ये मेरा था व्यू कि सिंपल आउटपुट टाइप प्रोग्राम, मतलब इसके अंदर केवल और केवल आपका आउटपुट टाइप का प्रोग्राम होगा ये। फिर दूसरे में है इनपुट और आउटपुट टाइप प्रोग्राम, जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट को भी इन्वॉल्व करेंगे। और इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आता है कि जिसमें इनपुट, कैलकुलेट और आउटपुट, इन तीनों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टास्क के ऊपर में हम लोग कुछ काम करेंगे। फिर बिल्ट इन फंक्शंस होता है, फिर उसमें C-type.h का एक हेडर फाइल आपको बताएंगे, math.h हेडर फाइल बताएंगे, फिर फॉर्मूला बेस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद ये जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा इसके अंदर में, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, लैडर स्टेटमेंट है, नेस्टेड और स्विच स्टेटमेंट है। तो ये फंडामेंटल सब स्टेटमेंट है, इसके ऊपर में आपको अच्छे हैंड्स देंगे हम लोग, और उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए। वाइल लूपिंग के लिए आपको 3 स्टेटमेंट रहते हैं, तो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में ब्रेक और कंटिन्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद लूपिंग को एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेस्टिंग ऑफ लूप बोलते हैं। फिर इसके बाद एक नया आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग सेट ऑफ वैल्यूज में कंसीडर करते हैं। इसके पहले जो भी चीजें होंगी वो इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर होती है। इसके बाद ये जो कंसेप्ट ऑफ एरे है, इट इज ए सेट, ये सेट के ऊपर काम होता है। इसके ऊपर की जो प्रोग्रामिंग है वो नॉर्मली वन वैल्यू के ऊपर काम होता है, इंडिविजुअल वैल्यू पर काम होता है। तो यहाँ से जो आपको बताया जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, ये करीबन 5 पॉइंट जो हैं वो आपको सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर बताएंगे। तो ये जो 30 स्टेप्स आपको मैंने मतलब आपके लिए पर्टिकुलर ये डिफाइन किया है कि इससे आपका मोरलेस मान के चलिए कि प्रोग्रामिंग एक माइंड में जो बननी चाहिए हर हमारे स्टूडेंट के लिए, वो आपके पास में कंप्लीट आ जाएगी। तो है ना, जब भी आपको, अच्छा अपन अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो देखिए आप ही हैं और मैं हूं और कोई नहीं है इसमें। आपको जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है आप इमिडिएटली बता दें, तो अपन उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर? और मेरे ख्याल से आप तो सीनियर हैं, इसलिए आपको सभी चीजें पता ही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरीके से अपने आप को लर्निंग और आगे सीखने की कोशिश की है। तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप पर ले जाता हूँ। देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल फंडामेंटल से बता रहा हूँ, और आज हमें प्रोग्रामिंग का एक ढांचा या एक क्या विजुअल कंसेप्ट होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा मुझे अभी जनरेट कर देना है कि मैं प्रोग्रामिंग ABCD कर सकता हूँ, ये आपके माइंड में आ जाएगा। तो देखिए, मैं अपने को वहीं से स्टार्ट करूंगा कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। तो नॉर्मली कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मानते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं,
उन्हें अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करके दूसरी मशीन को भी चला सकते हैं। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के भी आपके रोल में आ जाता है। अच्छा, कंप्यूटर जो है उसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग करने से हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस बन जाते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम करेंगे तो मान के चलिए कि इसमें हमें सीक्वेंस, कैरी आउट सीक्वेंस, यानी कुछ सीक्वेंस हमें बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द टास्क। जो भी टास्क हमें दिया जाता है उसके ABCD हमें सीक्वेंस बनानी पड़ेंगी और उस सीक्वेंस के आधार पर ही आपका प्रोग्राम रन होता है। अब वो सीक्वेंस हो सकता है अर्थमेटिक लॉजिक का हो या कुछ और डिफरेंट टाइप के भी ऑपरेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे। कंप्यूटर में एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसको हम लोग ऑटोमेटिकली बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, तो निश्चित तौर पे पहला इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। अगर मैंने दूसरे के साथ में लिख दिया है तीसरा और इसके बाद मैंने लिख दिया है 7वां और इसके बाद लिखा है सपोज करिए 10वां, तो इसका मतलब है पहले के बाद वो डायरेक्टली 3 पर ही जाएगा, 3 से 7 पर ही जाएगा और 7 से 10 पर ही जाएगा। तो ये लाइन नंबर्स हैं। तो इस तरीके से प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट जाता है, जब तक कि हम इसके अंदर में कोई कंडीशन नहीं डालते हैं कि भाई 1 से 7 जाना है कि 1 से 10 जाना है कि 10 से 1 आना है कि 10 से 3 आना है। तो ये जो लॉजिक्स होती हैं यही बेसिकली कंप्यूटर की हार्ट में आती हैं। यही इंपॉर्टेंट हमारा बॉडी है कंप्यूटर की कि उसको किस तरीके से लॉजिक बनाई जाए। ओके, देखिए मॉडर्न कंप्यूटर की हम बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर में बेसिकली ये जेनेरिक वर्ड आ जाता है। तो ये जेनेरिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशंस को बना सकता है। इसके अंदर में हम कोई भी प्रोग्राम से डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जेनेरिक एक नया वर्ड है जिसमें हम जनरलाइज कर देते हैं प्रोग्राम को, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव कर देता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस के लिए एक नया प्रोग्राम बनाया जाए। ऐसा भी बना सकते हैं कि हम एक कॉमन प्रोग्राम, यूनिवर्सल प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाना बहुत ही यूजफुल होता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अपर लेवल में जाके काम करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर में अधिकतर आपके मशीन पर भी हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम एप्लीकेशन पर भी नहीं रहेंगे, हम उसके डेटा टाइप मान के चलिए कि ये आपका एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल कंसेप्ट आ जाएगा और इसमें किसी भी टाइप के डिवाइस में काम कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न कंप्यूटर जो काम कर रहा है इस तरीके से कर रहा है। जैसे अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट आपके मोबाइल पर भी चल सकती है और आपके लैपटॉप पे भी चल सकती है, डेस्कटॉप पे भी चल सकती है। यानी डिवाइस बेस्ड कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए, वो किसी में भी चलना चाहिए। तो दिस प्रोग्राम एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क, यानी इस तरीके से हम बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस केवल मुझे मोटिवेट करना है एक कंप्यूटर क्या होता है, हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता है। अब मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए जब भी कोई वर्ड सिस्टम आता है ना, उसके साथ क्या क्या आ सकता है, उसके साथ हार्डवेयर आएगा पहली बात, तो दिस इज द हार्डवेयर। उसके बाद आएगा उस हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कि वो ऑपरेट करेगा, जिसको हम लोग मेन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम की पार्ट कहलाएंगे और साथ में आएगा आपका पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो ये जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें आना जरूरी होती है, जिससे कि हम हमारा जो ऑपरेशन है वो फुल्ली मोडेड में काम करना स्टार्ट करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जब बोलेंगे तो हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा और उसके पेरिफेरल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से दिस टर्म में आल्सो रिफर ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। अगर हम जब थोड़े से बड़े
प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर की बात होगी। और ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बेसिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से लिंक हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बना देते हैं एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क, और यही ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बना सकते हैं कंप्यूटर क्लस्टर, जिसको आजकल हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास में कंप्यूटर है वो धीरे धीरे बहुत आगे तक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है, उसी को हम लोग समझना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। अभी हमने कंप्यूटर सिस्टम समझ लिया, अब देखिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम किस तरीके से मानेंगे। कंप्यूटर जो प्रोग्राम है नॉर्मली इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। अब ये जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कलेक्ट तो कर लिया इंस्ट्रक्शन लेकिन वो टूवर्ड्स द टास्क नहीं है। अगर वो टूवर्ड्स द टास्क नहीं रहेगा तो मान के चलिए कि वो प्रोग्राम बनेगा लेकिन हमारा सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें कलेक्ट करना है इंस्ट्रक्शन, और उसे हम असेंबलिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक टाइप से क्या है, अनअसेंबल होते हैं। आप ए उठा रहे हैं, फिर एम उठा रहे हैं, फिर बी उठा रहे हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक पैटर्न बनाते हैं, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न एक चीज को सॉल्व करता है, लेकिन यही चीज को अगर दूसरे टास्क में सॉल्व करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज आपको यूज होगी। आप यूज कर सकते हैं डी, आप यूज कर सकते हैं बी। यानी ये जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं ये सीक्वेंस ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आती है। और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बेसिकली इस टास्क पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म करना है। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब मैं कंप्यूटर प्रोग्राम को रिटर्न करना चाहता हूं तो कौन करेगा इसको राइटिंग, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर बनते हैं। और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को राइट करते हैं, उन्हें इस तरीके का स्किल दिया जाता है कि वो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। अब होता यह है कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। अगर ये ह्यूमन रीडेबल होता है तो इसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। यानी जैसे आपके सामने में जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आप रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है, आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के वर्ड को जोड़ के सेंटेंस को बना के उसे पूरा ग्रामर को यूज करके आप बना सकते हैं अपना नॉलेज। तो ये जो कंसेप्ट आपको ह्यूमन रीडेबल दिख रहा है ये है सोर्स कोड। ये मेरा सोर्स है इस पूरे स्लाइड का, तो ये सोर्स कोड कहला रहा है। लेकिन ये जो सोर्स कोड है वो ह्यूमन ही रीड कर सकता है, कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर को रीड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कोड बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे नहीं, वो कौन बनाएगा, वो बनाता है हमारा ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर हमारे पास क्या है, दो टाइप के ट्रांसलेटर बनते हैं। एक होता है कंपाइलर जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और दूसरा होता है असेंबलर। तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको ये क्लियर पता होगा कि एक असेंबलर जो होता है वो आपके मशीन बेस काम करता है। तो ये आपका जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है उसमें बहुत यूजफुल होता है। नॉर्मली कंपाइलर को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग को कंपाइल करके एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जब भी हमें कंप्यूटर को मतलब कोई भी कोड को रन करना है तो उसे हमें मशीन कोड में बदलना पड़ता है। तो मशीन कोड कौन बदल के देगा, आपका ये कंपाइलर या असेंबलर बदल के देगा। तो ये जो मशीन कोड है वो एक टाइप का फॉर्म बनेगा जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो ये रिक्वायरमेंट बनती है कंप्यूटर में कि हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक सोर्स कोड क्या है और एक मशीन कोड क्या है। तो जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीड कर सकता है और जो मशीन कोड है वो कंप्यूटर रीड कर सकता है। तो इस तरीके के चीज को हम लोग का ट्रांसलेटर बोलते हैं। एक और ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो ये 3 टाइप के ट्रांसलेटर हमारे पास होते हैं जो डिफरेंट लेवल में काम करते हैं। तो जब हमें पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करना है तो हम कंपाइलर का यूज करेंगे। जब हमें लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, जैसे असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, असेंबलर का यूज करेंगे। और जब हमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करना है तो हम इंटरप्रेटर का रोल करते हैं। जैसे आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, तो मैं आपको अगर समझा रहा हूं तो आप क्या करोगे, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके समझोगे, तभी आप समझ पाओगे। लेकिन आपकी अगर कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आप कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। तो कंपाइलर आपके पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ ही ट्रांसलेट करके देता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी जो मुझे आपको समझानी थी। अब हम बोलते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में सबसे बड़ी चीज होती है कि सॉफ्टवेयर को समझना। सॉफ्टवेयर को बहुत लोग बहुत सिंपल ढंग से समझ लेते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से समझाना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जब भी सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो ये बन जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। कलेक्शन ऑफ बीट्स को, जो कि और छोटा होता है, बाइट्स होते हैं, तो उसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले बना इंस्ट्रक्शन, उसके बाद बना प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद बनता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। कभी कभी हमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी जोड़नी पड़ती है। ठीक है, हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हमें काम, जैसे आप देखेंगे कि कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, कुछ अलग से फाइल्स होती हैं, उसे जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी से काम कर सके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। जब तक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में, देखिए प्रोग्राम भी आ गया, लाइब्रेरी भी आ गया, और अगर डेटा को रिलेट नहीं करेंगे तो वो आपको डायनेमिक प्रोग्राम नहीं देगा। डायनेमिक प्रोग्राम का मतलब जिसको हम रियल टाइमलाइन से जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा ओरिएंटेड प्रोग्राम। अगर डेटा बदलेगा तो रिजल्ट बदलेगा। तो अगर डेटा ही नहीं बदल रहा है, अगर मैं बोलूं कि आपको 2 और 3 का एडिशन करना है, तो हर बार 2 और 3 का एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा? आपको 5 मिलेगा। चाहे आप इसको एक बार रन करें या एक से ज्यादा बार रन करें, सभी टाइम आपको 5 ही मिलेगा। तो ये बन गया आपका स्टैटिक प्रोग्राम। ये बन गया स्टैटिक प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जैसा ही आपको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे मिलता है कभी 2 + 2 = 4 मिलता है, या फिर मुझे मिल रहा है 5 + 3 यानी = 8 मिल रहा है, अगर इस तरीके के डिफरेंट टाइप के मुझे इनपुट और आउटपुट बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यानी ये आपका जो प्रोग्राम है वो डेटा पर डिपेंड है और डेटा से रिजल्ट आपका डिफर होना चाहिए। तो ये डायनेमिक प्रोग्राम हो गया। तो ये 2 टाइप की प्रोग्रामिंग हमें सीखनी पड़ती है। तो स्टैटिक प्रोग्राम, कभी कभी स्टैटिक प्रोग्राम बनाना पड़ता है जहां पर बार बार हमको सेम स्क्रीन मिले, तो उसे हम स्टैटिक प्रोग्राम बोलेंगे। जैसे आपने जीमेल को क्लिक किया तो इमिडिएटली हमको क्या मिलेगा? यूजर का नाम और उसका पासवर्ड मिलेगा। तो ये स्टैटिक चीजें होती हैं, ये डायनेमिक चीज नहीं हो रही है। क्योंकि डायनेमिक चीज होगी तो बार बार फिर जो भी हमारा क्लाइंट है वो बार बार उसे चेंज करके देखेगा, तो वो ज्यादा उससे मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो स्टैटिक कहीं जरूरत ज्यादा है और डायनेमिक की भी जरूरत होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा कैटेगराइज है कंसेप्ट को काम करना, कि हम किस तरीके से उसे क्लासिफाइड करेंगे। तो क्लासिफाइड करने के लिए हमारे पास 2 ग्रुप है। एक तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम को एप्लीकेशन ओरिएंटेड बना सकते हैं। दूसरा जो कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वो है सिस्टम प्रोग्राम।
है ना, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, एम्बेडेड करना है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कहलाएगा। तो आप जो सीखना चाह रहे हैं, मेरे को लगता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ज्यादा है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको केवल क्लाइंट को देना है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी डिवाइस के लिए बनाना है। तो डिवाइस के लिए जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मान के चलिए कि वो आपका हार्डवेयर यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आता है। यस सर। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं। तो नॉर्मली एक वर्ड आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स आएंगे। इसी तरीके से डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा मैनिपुलेशन हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास में सब रैंडमली चीज रखी है तो आप उसे उठा के लाएंगे तो 1 बाय 1 लेके आएंगे। लेकिन अगर सपोज मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स दे दूं और मैं बोलूं सारी चीजें उसमें रख के आप मेरे पास ले आइए, तो उसे आप इमिडिएटली लेके आ सकते हैं। तो आपके पास क्या मिला, वो बॉक्स बॉक्स हो गया, नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर। तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर की बात होगी तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने बोला कि भाई मेरे को 10, 20 और 30 और सपोज करिए कि 40 और 50 5 नंबर हैं। इस 5 नंबर को मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर करना है। ये मेरा रिक्वायरमेंट बन रहा है, फ्रॉम C1 टू C2 करना है मुझे, एक जगह से दूसरे जगह इसको शिफ्ट करना है। तो देखिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, 10 को रीड करिए और 10 को फिर यहाँ पर भेजिए। तो ये यहाँ पर 10 आएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये 1 बाय 1 जो आप कर रहे हैं, फिर 20 आप लेंगे, फिर यहाँ पर आप 20 दे देंगे, फिर यहाँ पर आप 30 लेंगे, फिर यहाँ से 30 ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो आप वर्क कर रहे हैं, तो ये पर एलिमेंट कर रहे हैं। तो ये पर एलिमेंट जो आप कर रहे हैं, इसमें क्या है, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। जैसे मैं जो लिख रहा हूं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि मुझे टाइम कितना लग रहा है। तो ये एक तरीका है इसको कॉपी करने का, फ्रॉम 1 टू 1। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं C1 से C2 जाना है, तो मैं एक मेथड कर सकता हूं जिसको मैं सेट बोलूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे नंबर को किसी सेट में एज्यूम कर लूंगा। तो कैसे एज्यूम करूंगा मैं इसको, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला ये सेट ए है। अब ये सेट ए क्या है, सेट ए मेरे पास है इस तरीके से, सेट ए के अंदर यहाँ पर पूरे नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार में ही ये सेट ए को पढ़ लूंगा और इसी सेट ए को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये एक आपका डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है। ये डेटा स्ट्रक्चर कहला रहा है कि आपने इसे सेट बना लिया। तो सेट बनाने से फायदा ये है कि आपको एक एक नंबर पर इतना कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच सकते हैं। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया। और इसके लिए जो भी मैंने माइंड लगाया है ना, दैट इज नोन एज ए एल्गोरिथम। इसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब मैंने जो माइंड लगाया, मैंने जो लॉजिक लगाई, ये सब क्या है, ये एल्गोरिथम तो है। मतलब ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। देखिए, मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन काम करने का अलग अलग हो सकता है। आप कुछ अलग ढंग से काम करते हैं, मैं अलग ढंग से काम करता हूं। तो हमारे बीच में डिफरेंट क्या है, एल्गोरिथम ही डिफरेंट है। अगर हम दोनों की एल्गोरिथम सेम हो जाएगी तो हम भी सेम आउटपुट ही देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मशीन की एक अपनी अलग स्टोरी होती है कि वो थोड़ा कम स्पीड में चलता है, कोई थोड़ा कम मेमोरी, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर सपोज करिए कि आपको और मेरे को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे को सेम लॉजिक दी गई है, हमारे बीच में सारी चीजें सेम है, तो निश्चित बात है कि आपका आउटपुट भी मेरे आउटपुट जितना ही फास्ट आएगा। तो ये आपके क्लियर माइंड में होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में हमें ये सारी चीजों को समझना है।
अब मैं आपको आपका पहला पॉइंट जो था वो मैं आपको वहां पर लेके जा रहा हूँ। तो टूल टू एनालाइज प्रॉब्लम, यहाँ से अब देखिए आपकी एक्चुअल में बेसिक स्टोरी बनना स्टार्ट हो रही है। तो देखिए जब भी हम एनालिसिस प्रोग्राम की बात करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं और हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन उसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथोलॉजी होता है। तो देखिए सबसे पहला मेथोलॉजी क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम समझना, ठीक है। मतलब ये डेली रूटीन की भी बात मैं बताऊं, डेली रूटीन में भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई यहाँ पे मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है, टास्क क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है तो आप आगे के स्टेप को बना ही नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम समझना है और प्रॉब्लम की डेफिनेशन बनानी। जैसे मैंने आपकी एक प्रॉब्लम बनाया, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन, ठीक है, ऑफ टू नंबर। तो ये मैंने आपको एक प्रोग्राम का डेफिनेशन बना दिया कि भाई आपको पास क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऐड ऑफ टू नंबर। तो ये आपका प्रॉब्लम डिफाइंड हो गया। प्रॉब्लम डिफाइन करना मतलब उसकी एक रूपरेखा बना लेना, उसका एक डोमेन बना लेना, उसका एक मतलब लिमिटेड वर्ड। जैसे ये जो मैंने यूज किया है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऐड ऑफ टू नंबर, देखिए ये जो वर्ड लिखे हैं बहुत स्पेसिफिक माइंड में अपने को कुछ मतलब प्रेशर दे रहे हैं कि भाई ये WAP क्या है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है राइट ए प्रोग्राम, मतलब आपको कोई प्रोग्राम लिखना है। अब इसमें फाइंड करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड। फाइंड मतलब क्या है, आउटपुट निकालना है। अब प्रोग्राम में फाइंड करना है मतलब आउटपुट निकालना है, केवल आपको सॉल्व नहीं करना है, उसे आपको आउटपुट निकालना है। अब आउटपुट में क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन है ऐड करना है। तो भाई ऐड करने के लिए कौन सा सिंबल लगेगा, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा, इस तरीके से हमको सोचना है। फिर 2 नंबर की बात हो रही है तो 2 नंबर की बात हो रही है, तो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं A एंड B। ये मैंने 2 नंबर की डेफिनेशन बना दी कि भाई एक 2 नंबर है मेरे पास, तो 2 नंबर की डेफिनेशन क्या है, A और B है। मतलब हमें सबसे पहले तो क्या है कि अपर लेवल में प्रोग्राम को सोचना है, फिर ग्राउंड लेवल तक धीरे धीरे पहुंचना है। तो जैसे ही हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए हर चीज का बैक ट्रैकिंग करना अच्छी बात नहीं होती है। हर चीज को हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए, फिर पता चला कि इसमें एरर है या इसमें कुछ आपके नॉइस आ रहा है, फिर हम वापस आएंगे, ऐसा नहीं। जैसे सपोज मार्केट में आप गए और पता चले कि आपने अपना वैलेट ही नहीं लेके आए, अपना बटुआ ही लेके नहीं आए, अब आप फिर घर आ गए। अब घर आने के बाद फिर मार्केट चले गए, फिर मार्केट में जाके भाई ये तो चीज मेरे को लानी नहीं है, अब कौन सी चीज लानी है, तो फिर घर आए, फिर लिस्ट ऑफ आइटम बनाए। तो ये नहीं होना चाहिए, बार बार बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज को मतलब A से Z में लिखें और फिर पता चला फिर A से Z में लिखें। तो ये हम एग्जैक्टली प्रोग्रामर की मतलब स्किल में नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरीके के स्किल्स में ला रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो कंपनी को मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के पीछे में पड़ा है। ओके, हम चाहते हैं कि इस तरीके से लोग, हाँ फॉरवर्ड जाइए, आप जितना फॉरवर्ड जा सकते जाइए, लेकिन आपको बैकवर्ड जाना है तो कोई रीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का एक रीजन होता है। अब हमको सॉल्व करना है एनालिसिस द प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम को मैंने एनालिसिस किया, जैसे A और B लिखा मैंने, इसके अंदर में मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि मुझे एडिशन करना है। तो भाई ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यानी कि प्लस का सिंबल मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए A और B, यानी कि मेरे को A और B 2 वैल्यू है मेरे पास। तो भाई A और B की वैल्यू क्या हो सकती है, A की वैल्यू हो सकती है 5 और B की वैल्यू कितनी हो सकती है, लेट 6। अब ये मुझे समझ में आ गया। अब ये नंबर 5 और 6 आ जाने से थोड़ी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको बनाना है एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो ये जो एडिशन ऑफ 2 नंबर है, तो इसका फॉर्मूला बनाना है आपको। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, ये फॉर्मूला आपका जो मैथमेटिक्स है वो ही यूज होगा, दैट इज C इज इक्वल टू A और प्लस और B। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 दी गई है। तो ये एक स्टैटिक है,
तो स्टैटिक से पहले हमको सोचना है, फिर डायनेमिक पर जाना पड़ता है। तो अगर ये मेरे पास 5 है और 6 है तो निश्चित तौर पर ये मेरे पास मिलना चाहिए 11। अगर ये 11 मिलता है तो मान के चलिए आपका प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है। तो मैं यहाँ पर आउटपुट क्या ले लूंगा, सी ले लूंगा। यानी मेरे पास में कुछ इस तरीके का एक थॉट बन जाना चाहिए कि भाई प्रोग्राम में ये बारीकी चीजें हैं, ये ABCD मुझे करनी है। अब देखिए इस पूरे चीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें तो देखिए यहाँ लास्ट तक पहुंचना है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर कोडिंग तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो स्टेप्स हैं इसे हमें सीखते समय तो जरूर करना चाहिए। बाद में आप थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, तो ये सारे स्टेप एक्चुअल में हाइड कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन बनाना जरूरी होता है। अगर आपके प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन बन गया, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली फ्लो चार्ट, यानी आपका एक मैप। देखिए इंडिया कितना बड़ा है ये आपको भी पता है, मुझको पता है, लेकिन उसको हम एक मैप में बना दिए तो कितना छोटा बन गया। और मैप कितना क्लियर बताता है कि भाई दिल्ली कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, बेंगलोर कहाँ। मतलब ये फ्लो चार्ट हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। हर प्रोग्राम का, हर प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखिए कोई भी चीजें ऐसी हैं खत्म अपने आप से नहीं होंगी, आपको पहले स्टार्ट लिखना ही पड़ेगा कि इट इज ए स्टार्ट। भाई स्टार्ट लिखेंगे और आप साथ में लिखेंगे एंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, इसके बीच कुछ नहीं हुआ। अब इसके बीच में हमको केवल अपने आप को डालना है। अब इसके बीच में हम अपने आप को कैसे डालेंगे, हम ऐसे डाल सकते हैं कि हमारे पास A और B आएगा, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है। ठीक है, तो ये हमें अपना लॉजिक बताना पड़ेगा कि A और B हमें लेना है। ठीक है, A और B के बाद क्या करना है भाई, C को भी हमें एग्जीक्यूट करना है, और C के एग्जीक्यूट करने के बाद उसे हमें आउटपुट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्टार्ट और एंड के बीच हो रही है। तो ये फ्लो चार्ट में हम बताएंगे, ये पिक्चोरियल बात हो गई। अब इसी चीज को अगर हम टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूं। तो ये मेरा कहलाता है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी मैंने अपने ही प्रॉब्लम का 1 बाय 1 सीक्वेंस में, जैसे देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम सीक्वेंस पे रन होता है, तो आपको कभी भी पता होना चाहिए कि भाई सीक्वेंस यानी ABCD क्या है। यानी ABCD अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे जैसे मैंने बोला कि A = 5, B = 5, तो ये क्या है, आपका पहला सीक्वेंस बना। इट इज ए फर्स्ट सीक्वेंस कि भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि अननोन वेरिएबल या अननोन A और B की वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप तो यही है ना कि आपको एडिशन करना है। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपका आउटपुट है। अब ये थर्ड आउटपुट स्टेप को अगर फर्स्ट बना देंगे तो क्या होगा, इसको मैंने फर्स्ट बना दिया, उल्टा कर देता हूं मैं। अब बताइए क्या होगा। तो ये पूरा सिर का पैर और पैर का सिर वाला कंसेप्ट हो गया कि आप उसके प्रोग्राम को, फिर आउटपुट मिल नहीं रहा है। अब आउटपुट नहीं मिल रहा, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम C को प्रिंट कर रहे हैं। अब C को प्रिंट करेंगे तो क्या हमें 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 हमारे पास में पहले A और B से आता है और A और B को हमने यूज नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हमको एल्गोरिथम में बतानी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेप 1 करना है। तो ये स्टेप 1 मैंने किया, उसके बाद स्टेप 2 करना है, इसके बाद स्टेप 3 करना है। यानी कि पहले मुझे A और B के लिए सोचना है, फिर C के लिए सोचना है, फिर मुझे C का आउटपुट के लिए सोचना है। तो ये आपके एल्गोरिथम में क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए हम ये सारी चीजों को एक्सरसाइज इसलिए कराते हैं कि जिससे आपके मन में क्लियर भावना आ जाए कि हमें 1 से Z तक कौन कौन सी चीजों को लेके जाना है। अब ये अगर क्लियर हो गया तो सबसे पहले क्या है कि हमें विदाउट कंप्यूटर प्रोग्राम को रन, देखिए कंप्यूटर तो बहुत बाद में आए अपने नेशन, अपने ह्यूमन में, लेकिन हमारे पास में तो पहले विदाउट कंप्यूटर ही काम करते थे। तो विदाउट कंप्यूटर जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राई रन। यानी इसमें कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। आप तो इसमें देख लीजिए कि लेट A = 5 एंड B = 6, तो हमें C कितना मिलना चाहिए, तो एग्जैक्टली हमें 6 मिलना चाहिए 11। तो अगर हमें 11 मिलता है
ये सबसे पहले हमारी मैथमेटिक्स तो सही हो, तब कंप्यूटर की मैथमेटिक्स पर हम भरोसा कर पाएंगे। तो ये आपको मिलना चाहिए, ए की 5 है, बी का 6 है, तो सी का 11 होगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, से 50 कर देता हूँ, से मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ, तो इमिडिएटली मेरे पास यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, तो ये 110 मिलना चाहिए। तो अगर 110 मिल रहा है तो मेरा भाई सब चीज सही चल रही है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, और हो सकता है कि एक सेट पर हम काम करेंगे, दिस इज द केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3, इस तरीके से आप अपने आप को नंबर ऑफ केसेस में डाल सकते हैं। तो दिस इज योर व्हाट, इट इज ए योर केस 1। तो ये केस 1 हो गया आपका। इसी तरीके से केस 2 पर आ जाइए, आप दूसरा केस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ए योर केस 2। अब केस 2 में क्या करिए, फिर ए की वैल्यू बदल दीजिए, से सपोज 100 है, फिर बी की वैल्यू बदल दीजिए, से 200 है, तो सी की वैल्यू निश्चित तौर पे आपको मिलेगी 300। तो ये आपको केसेस बना के रखने चाहिए सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जब ये केसेस बने रहेंगे तो आप बाद में उसे क्या करेंगे, ये टेस्टिंग करेंगे। तो ये टेस्टिंग किसके लिए करना है, हमको हमारे ही प्रोग्राम को करना है, दूसरा कोई वहां पर थोड़ी आपको समझाने आएगा। तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग किससे करना है, ये केस 1 केस 2। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, केस 1 का रिजल्ट आया कि नहीं आया, यस आ गया। फिर केस 2 का रिजल्ट आया कि नहीं आया, यस आ गया। इट मीन्स माई प्रोग्राम इज नाउ टेस्टेड। अब ये टेस्टेड हो गया। अब इसके बाद वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन जो केस 1 केस 2 है उसके अलावा कर सकते हैं। तो जो टेस्टिंग भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, आपका प्रोडक्ट तैयार है, आप उसे बेच दीजिए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रोग्रामिंग का ड्राई रन। अब हम आते हैं कि ये ड्राई रन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये हमारा ड्राई रन हो गया। अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम बनना है वो कौन सी लैंग्वेज में बनना है, वो आपके वेब में बनना है, वो आपके ऐप में बनना है, या वो आपको डेस्कटॉप में बनाना है ना। तो ये आपका वेब हो गया, ये आपका ऐप हो गया, ये आपका डेस्कटॉप में बनाना है। आपको कौन सा प्रोग्राम बनाना है, वेब पर बनाना है, ऐप पे बनाना है, डेस्क में बनाना है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करना। मतलब यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी यूज होती है। देखिए, इसके पहले मतलब आप क्लियर समझ लीजिए कि ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी विदाउट टेक्नोलॉजी हो रही है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तक जो आप आए हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज ए फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, एंड दिस इज योर सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ। तो ये फोर्थ की बात हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ भी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, 5 तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम नीचे के आएंगे, यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है वो टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो यही ये टेक्नोलॉजी हमारी सपोर्ट करती है। अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे तो हम 1 to 5 क्या मानेंगे, 1 to 5 हमारा क्या ड्रीम है। हमने जो हाइपोथेसिस बनाया, हमने जो यहाँ पर मतलब ऑब्जर्व किया, हमने जो ड्रीम को पूरा किया, ये हमने करके रख लिया। अब हम किसका वेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का वेट कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है तो वी हैव टू वेट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सपोज करिए पहले तो वेब और ऐप नहीं था, पहले डेस्कटॉप ही होता था, तो हम लोग एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप में बनाते थे, फिर वेब आया, फिर ऐप आया, इसके बाद और कुछ आएगा। तो उस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने एल्गोरिथम बनाया, ये जो एल्गोरिथम बनाया है, इस एल्गोरिथम को कोड करना है। अब इस एल्गोरिथम को कोड करेंगे तो उसे हम बोलते हैं कोडिंग इन प्रोग्राम, कोडिंग इन कंप्यूटर। तो ये हम एल्गोरिथम पर कोडिंग करेंगे। अब ये कोडिंग किसके द्वारा करना है, इस लैंग्वेज के द्वारा करना है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा करना है। एक बार आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो मान के चलिए आपकी प्रोग्रामिंग सेलेक्ट हो गई। अब ये पूरा हो जाने के बाद आपको इस कोडिंग को पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम में, एडिटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसके एडिटर में नहीं लिखेंगे तब तक वो वहां से
कैप्चर नहीं करेगा। यानी आपने कोडिंग तो कर ली, अगर कागज पेन में कोडिंग की तो कंप्यूटर थोड़ी रन करेगा, नहीं रन करेगा ना। तो उसे आपने क्या, देखिए राइटिंग कोडिंग यूजिंग एल्गोरिथम, तो ये मेरा पेपर की बात हो रही है ना, ये पेपर पेंसिल की बात हो रही है, यहाँ पर आपको पेपर की बात हो रही है, पेपर में लिख के आपको काम करना है। इट इज ए टेम्परेरी कंसेप्ट। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको बहुत स्मार्टनेस आ गई है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको पेपर पेंसिल रबर का ही यूज करना पड़ता है, कहीं ठीक करना है, कहीं कुछ करना है, तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है। फिर हम उस चीज को हम डायरेक्टली कोडिंग टाइप करेंगे। तो कुछ लोग डायरेक्टली इन दोनों को एक ही स्टेप में कर देते हैं, राइटिंग एंड टाइपिंग इन वन स्टेप भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से स्टेप को मर्ज कर सकते हैं, कौन से स्टेप को और आगे बाइफरकेट कर सकते हैं। अब ये सब काम कर लिया आपने, इसके बाद क्या करना है, आपको प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है ना। इसको एक रन कर देता हूं मैं, एक और लिख देता हूं। तो आपको यहाँ पर करना है रन द प्रोग्राम। अब आपको प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम रन हो गया, अगर उसमें कोई एरर नहीं है, यानी मान के चलिए कि आप हर चीज पर सेटिस्फाई हो गए हैं, अब आपको केवल क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करेंगे प्रोग्राम की, केस 1 से, केस 2 से, केस 3 से, जितना आपके पास है। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्राम सही चल रहा है, यानी कि सब चीजें सही हैं। तो ये मैं आपको टूल और टू एनालिसिस बताया हूं। ये बेसिकली अगर आपको आता है तो प्रोग्रामिंग आपके कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करेगी और आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा और आगे एक एक स्टेप की तरफ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया उसी को मैं लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आपको, एक सेकंड, मेरा यहाँ पर चार्जिंग लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ से अब हमको थोड़ा टेक्निकल बात करना है। हालांकि ये डायग्राम आपको पता है, लेकिन इस डायग्राम को कभी भूलना नहीं है। इस डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है कि कंप्यूटर में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, एक इनपुट एंड दूसरा सीपीयू और तीसरा आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट तक जाने के लिए आपको सीपीयू के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप होता है कंप्यूटर में इनपुट करना, यानी कि वो जब तक इनपुट डेटा नहीं लेगा उसे वो सीपीयू में प्रोसेस नहीं करेगा। अब सीपीयू में क्या रहता है, आपका प्रोग्राम रहता है, और वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इस इनपुट को प्रोसेस करेगा, और इसी को वो प्रोसेस के द्वारा फाइनल इंटरमीडिएट रिजल्ट के द्वारा फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेगा। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आप बेसिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर से इनपुट को चेंज करो या सीक्वेंस को चेंज करो। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग को हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। कुछ लोग एक से ज्यादा बार हिट एंड ट्रायल करते हैं, कुछ लोग एक बार में ही सब कुछ कर देते हैं, और कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती है ट्रायल, वो डायरेक्टली प्रोग्राम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कंप्यूटर के जो सीपीयू में 3 इंपॉर्टेंट सब पार्ट होते हैं। पहला एक कंट्रोलिंग लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है जो आपके पूरे सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। तो भाई अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या हो गया, जो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरीके की बातें हो गई। लॉजिकल यानी कंपैरिजन कैसे करेगा, ये ही आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, लॉजिकल यूनिट। ये सबसे ज्यादा, ये जो एआई का कंसेप्ट आ गया, आर्टिफिशियल का आ गया, ये लॉजिक यूनिट को ही हम और एक्सटेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये अपनी मेमोरी को यूज करता है जो कि आपकी सीपीयू में रहती है, ठीक है। और ये मेन मेमोरी के लिहाज से वो एक और मेमोरी को भी यूज कर सकता है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं। तो जब भी कंप्यूटर को, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम कहाँ पर जाएगा, मेन मेमोरी पर जाएगा, और मेन मेमोरी से सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सपोज करिए कि हम प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं और कल फिर से ओपन करके उसमें हम एडिट करना चाहते हैं, तो ये मेन प्रोग्राम कहाँ जाएगा, सबसे पहले एक्सिलरी
डिवाइस में चला जाएगा, तो वहां सेव होगा। और सेकेंड दिन हम जब उसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होके मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो जब तक मेन मेमोरी में प्रोग्राम नहीं रहेगा तब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, हाँ एक नया टेक्नोलॉजी है जैसे वर्चुअल हो गया कंसेप्ट, तो वर्चुअल को यूज में हम कर सकते हैं। तो ये मेन मेमोरी को ही हम एक्चुअल में, ये जो एक्सिलरी को ही हम मेन मेमोरी बना के वर्चुअली काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, एक्सिलरी की मेमोरी ज्यादा होती है। तो पहले तो बहुत ही कम होती थी, आजकल तो बहुत अच्छी आने लगी है, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में रन होने लगे। पर पहले ऐसा नहीं होता था, किलोबाइट के कंसेप्ट में ही मेन मेमोरी बनती थी, फिर धीरे धीरे आपका मेगाबाइट में आ गई, अब तो आपके पास में मेरे ख्याल से गीगाबाइट में भी मेन मेमोरी आ गई है। तो मेन मेमोरी जितना फास्ट चलेगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही आपको फायदा भी होता है। तो कंप्यूटर फास्ट चल रहा है यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास मेन मेमोरी अच्छी है, इसलिए ये सब चीजें हो पा रही हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास में एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको प्रोग्राम को आइडेंटिफाई आपने कर लिया, तो आइडेंटिफाई क्या किया आपने, प्रोग्राम का यहाँ पर डेफिनेशन आपने लिखना है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हम लिख लिए कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब एडिशन ऑफ 3 नंबर कर देते हैं, तो ये 3 नंबर हो गया आपके पास, एडिशन ऑफ 3 नंबर। तो देखिए यहाँ पर अगर ये छोटी सी बात है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ 3 नंबर, तो ये इस तरीके की लैंग्वेज से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे ऐड। भाई ऐड करना, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला दिया नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टास्क नहीं है। अगर डायरेक्ट टास्क होता ना तो आप डायरेक्टली काम कर सकते थे। तो इसके अंदर में क्या है, आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे, एक तो लेना पड़ेगा ए, दूसरा बी, दूसरा सी, तो 3 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास में खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वर्डिंग में नहीं दिया गया है। अब इस खासकर फॉर्मूले में हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में हमें पता करना है कि भाई इनपुट क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इसमें इनपुट ऐड तो नहीं होगा, इसमें इनपुट क्या होगा, इसमें इनपुट होगा आपका ए, बी और सी। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए, यानी ये 3 क्या है यहाँ पे, अननोन है, ये अननोन है यहाँ पे। तो आपको इसे नोन बनाना है, तो नोन कैसे बनाएंगे, आपको इन वैल्यू को इनपुट करके। फिर कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए आप बोलेंगे कि मुझे ऐड को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आपने ए की वैल्यू बी से ऐड कराई, इस दोनों वैल्यू को सी से ऐड कराई, और ये कहाँ जा रहा है, आपका ऐड वेरिएबल में जा रहा है। यानी कि ये कभी भी उल्टा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल आपके इस तरीके से होगा कि आपका जो वैल्यू है वो इस तरीके से, यानी ये कैसा जा रहा है, हम बोल सकते हैं लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं, सॉरी, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है ना, इट इज ए राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट जाना ही होगा, लेफ्ट से राइट कभी भी नहीं होगा। अब हमें पता करना है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, ऐड है। तो हम इस ऐड को क्या लिख देंगे, आउटपुट में लिख देंगे। यानी मेरा ये प्रोग्राम एनालिसिस हो गया कि भाई इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने फॉर्मूला बना लिया, अननोन थे उनको यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पर मैंने आउटपुट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ चीजें सोचनी है। अगर मैं बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऐड एंड एवरेज, अगर मैंने इस तरीके से कुछ बोल दिया आपको, ऐड एंड एवरेज, यानी कि यहाँ पर 2 एक्टिविटी करनी है, एक तो ऐड करना है और दूसरा एवरेज करना है। तो भाई एवरेज के लिए यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो एवरेज इज इक्वल टू ऐड डिवाइड बाय 3 हो गया। तो ये एवरेज का फॉर्मूला बन गया, ये ऐड का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आपको ऐड निकाल लिया, अब ऐड के बाद क्या निकालेंगे आप, ऐड के बाद में एवरेज निकाल देंगे आप।
तो एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। तो एवरेज इज इक्वल टू ऐड डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर आउटपुट करना है, तो दो चीजें आउटपुट होंगी, एक तो ऐड होगी और दूसरी एवरेज होगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम को हमें पहले समझना पड़ेगा। अगर हम समझ गए तो बहुत इजी बन जाता है प्रोग्राम, लेकिन नहीं समझे तब तक तो बहुत। इसी को ही हमारे प्रोग्रामर, इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर का काम यही रहता है कि इस प्रोग्राम का एनालिसिस करना, फ्लो चार्ट बनाना, एल्गोरिथम, ये सब चीजें बन जाएंगी, लेकिन सबसे पहले तो प्रोग्राम, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम की डेफिनेशन बनाना। ये अगर कोई बना के दे देता है, जैसे हम कभी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में सबसे बड़ी टास्क क्या है कि ये प्रॉब्लम डिफाइन करना। ये प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं होती है, जिसकी प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है वो रिसर्च कर लेता है। रिसर्च के लिए पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, बाद वाले स्टेप तो सब बन जाते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास सिलेबस है तो आप स्कीम बना लोगे, सॉरी आपके पास में स्कीम है तो आप सिलेबस बना लोगे, सिलेबस से आप समझ लोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 30 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, तो ये मैंने आपको एक सिलेबस बना के दिया। अगर सपोज सिलेबस नहीं होता तो आप भी थोड़ा कंफ्यूज होते, मैं भी कंफ्यूज होता, तो पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज होता, फिर वो रिसर्च नहीं होके फिर वो बिल्कुल ही आपके दूसरे स्टेप में पहुंच जाते। जितना पढ़ना है सिंपल पढ़ो, लेकिन लिमिटेड, और उसको बिल्कुल 1 to 1 करके पढ़ो, तभी ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो ये हो गया एनालिसिस। अब हमको सपोज करिए फ्लो चार्ट बनाना है, तो भाई फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जैसे सिंबल्स है कि हमें स्टार्ट करना है, एंड करना है। तो जैसे हमारे पास में ये टूल से समझ जाते हैं हम लोग कि ये क्या करने वाला है। तो ये जो फंक्शंस के नाम है, ये जो नाम है ये हमको बार बार समझने नहीं है, हम इस डायग्राम से समझ जाते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है, यहाँ पर आपको एरो बता रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट जाना है, अप टू डाउन जाना है कि डाउन टू अप जाना है, जो भी आपको करना है इस एरो से पता चल जाता है। अगर ये एरो नहीं होता तो आप इधर ही उधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमें गूगल मैप में डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन वो हमें जब तक एरो नहीं देगा तब तक हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो एरो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए, इसको इनपुट और आउटपुट करना है, तो इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। और इसे हम लोग अगर इनपुट लिखना है तो यहाँ इनपुट लिख दो, और जो भी आपको जैसे इनपुट ABC, तो ये पुराने प्रोग्राम में क्या हो गया, ABC आ गया। उसके बाद में आउटपुट करना है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज ऐड और एवरेज। तो यहाँ पर ऐड और एवरेज आ गया, पर आपको लिखना पड़ेगा, इनपुट लिखना है फिर आउटपुट लिखना है कि भाई ये इनपुट क्या 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 वेरिएबल नाम है और आउटपुट के क्या क्या वेरिएबल नाम है। लेबलिंग बहुत जरूरी होती है। उसके बाद प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐड इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो ये एडिशन का कंसेप्ट आ गया। अब ये डिसीजन करना है आपको, तो डिसीजन कैसे करेंगे भाई, ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा आपका कंट्रोल करने का कंसेप्ट है। तो ये डायमंड साइन में बनाते हैं। अगर कोई मैं आपको बोल दूं कि भाई 3 नंबर का एडिशन तो करना है, पर एडिशन किस किस का करना है, जो 10 के ऊपर हैं, तो भाई 10 के ऊपर के लिए यानी कि A शुड बी ग्रेटर देन 10, तो A ग्रेटर देन 10 होगा तो ही काम करना है, B ग्रेटर देन 10 होगा तो काम करना है, C ग्रेटर देन 10 है तो काम करना है। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए और बनानी आनी चाहिए। तो इसी को बनाने करने के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक कंप्यूटर में सिखाई जाती है। ओके, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल बताता हूं। देखिए, इस तरीके से हमने किसी टास्क का एक फ्लो चार्ट बना लिया कि भाई मैं पावर ऑन करूंगा, इन्वायरमेंट स्कैन करूंगा, जनरेट मैप और लोकेशन करूंगा, फिर प्लान रूट बताऊंगा, फिर वो आपका रूट बनेगा, फिर वो आगे फॉलो करेंगे, फिर फिनिश रूट होगा। मतलब ये एक तरीके से हमारा पूरा स्केल, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है कि स्टार्ट से एंड होना क्या है। तो किसी भी चीज का इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन बन जाता है तो मान के चलिए कि फिर काम करना इजी हो जाता है। अगर ये फ्लो चार्ट आपने नहीं बनाया है तो आप अपने आप को स्टार्ट से एंड नहीं पहुंचा सकते हैं। भाई जो भी करना है पहले, जैसे मैंने आपको 30 स्टेप बताया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू 30, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा स्टेप हो गया। ये पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट बनना जरूरी होता है।
तो ये फ्लो चार्ट का मैं आपको समझा रहा था। अब देखते हैं हम एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रोसीजर और इट इज ए फॉर्मूला यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हमें किसी भी तरीके से अपने आप को, एक कंसेप्ट आता है हाउ, है ना, फ्लो चार्ट भी है, एल्गोरिथम भी है, ये हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है हाउ, यानी कि हमें किस तरीके का प्रोसीजर बनाना है। दूसरा एक वर्ड होता है व्हाट, यानी आपको आउटपुट क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्रोसीजर से मतलब नहीं है, यहाँ पर तो रिजल्ट से मतलब है। तो कभी कभी रिजल्ट ओरिएंटेड बात होती है, कभी कभी प्रोसीजर ओरिएंटेड बात होती है। जैसे आपको मैंने प्रोग्राम दिया और वो उसका आउटपुट नहीं आया, तो मैं क्या आपको 0 मार्क्स दूंगा? नहीं दूंगा। आपका प्रोसीजर देखूंगा मैं कि वो प्रोसीजर टूवर्ड्स रिजल्ट है कि नहीं है। अगर टूवर्ड्स रिजल्ट है तो वही है, अगर अदरवाइज क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब आप कॉपी चेक करोगे तो क्या करोगे, आप रिजल्ट देखोगे, अगर रिजल्ट आ रहा है तो पूरे मार्क्स है और नहीं आ रहा है तो 0 मार्क्स है। तो ये 0-1 जो होता है, ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स जैसा कंसेप्ट होता है। लेकिन हर समय हम 0-1 पर काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में प्रोग्रामिंग की क्या देखनी पड़ेगी भाई, लॉजिक देखनी पड़ेगी कि अगर उसने सही ढंग की लॉजिक लिखी है, हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, तो उसको हम 10 में से 5 दे दें, 6 दे दें, इस तरीके से। लेकिन कंप्यूटर तो भाई 0-1 में ही काम करता है। अगर आपका सही प्रोग्राम लिखा है तो वो रन होगा, और अगर नहीं लिखा है तो वो रन नहीं होगा। तो 1 का मतलब हो जाता है ट्रू और 0 का मतलब हो जाता है फॉल्स। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है, हम इमोशनली काम नहीं कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंडक्टिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। तो जो भी आपने सीक्वेंस बनाए हैं, जो स्पेसिफाइड एक्शन बनाए हैं, जो कि आपके टास्क को डिस्क्राइब करते हैं, वो एक के बाद एक कंप्यूटर में एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होते जाते हैं। अगर हमको एक से ज्यादा बार करना है तो हम लूप के थ्रू करेंगे। तो इस तरीके से हमें एल्गोरिथम पर डेफिनेशन बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, एल्गोरिथम हमने बनाया या आपने जो प्रोग्राम बनाया, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंफ्यूज होते रहे। जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हैं, 1 से 10 लिखा है तो भी वो प्रिसाइज रहना चाहिए, वो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसका अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, तो वो प्रोग्राम नहीं बन सकता है। हर स्टेटमेंट आपका यूनिकनेस होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज आप बार बार लिखते जा रहे हैं, तो आपका यूनिकनेस होना चाहिए, यानी हर स्टेप में कुछ ना कुछ डेफिनेटली यूनिक होगा, तो ही आपके वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनेंगे ना। बिना यूनिक के वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकते हैं। हर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आप बना रहे हैं, उसका फिटनेस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि वो एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर उसका फिटनेस नहीं रहा, जैसे गाड़ी का फिटनेस है या किसी भी इंजीनियर का फिटनेस एक होता है जो कि कंपनी में टेस्ट होता है कि भाई ये फिट है कि नहीं है अपने काम में। अगर फिट नहीं है तो भाई उसको रिटायरमेंट के पहले निकाल दो, या फिर लास्टली क्या है भाई, ये आपका जो रिटायरमेंट है उसके बाद निकलेगा। अब हमें देखना है कि इनपुट, हर इंस्ट्रक्शन जो भी एल्गोरिथम है वो एग्जैक्टली इनपुट के ऊपर में ही काम करता है, तो इनपुट क्लियर होना चाहिए। आउटपुट, यानी कि किसी भी चीज का आउटपुट होना जरूरी है। इनपुट होना जरूरी है, आउटपुट, पर इनपुट नहीं हो तो भी चलेगा, आउटपुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आउटपुट आपका क्या बता रहा है, एरर बताता है। अगर एरर नहीं होगा तो भाई ठीक है, रिजल्ट बताएगा। अब अगर रिजल्ट नहीं बता रहा है और वो खाली पड़ा है स्क्रीन, तो आप क्या बोलोगे? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई a प्लस बी बनाना है, ठीक है, a प्लस बी बनाना है। अब मैंने a की वैल्यू दी नहीं और उसको डायरेक्टली मैंने b की वैल्यू दे के रखी है। अब ये एडिशन बोल रहा हूं मैं, तो भाई कैसे करेगा? ये तो स्क्रीन मेरी ब्लैंक होके बैठी रही। उसको इमीडिएटली बताना चाहिए कि इनपुट ए, जैसे बताना चाहिए इनपुट ए। भाई इनपुट तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क, भाई इनपुट नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, क्योंकि ये इनपुट ए को डालेगा वो। फिर जैसे ही वो इनपुट ए में डालेगा तो ये ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई, दैट इज 20 आ गई। अब जैसे इसको 20 मिलेगा, इमीडिएटली वो एडिशन करके आपको 30 दे देगा। तो ये आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम में। इसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम है वो जर्नल होना चाहिए, जितना जर्नल होगा उतना अच्छा रहता है प्रोग्राम।
जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई हर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इट इज ए वेरी बिग टास्क जो एक कंप्यूटर इंजीनियर लोग काम यहाँ पे करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिथम होती है बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे शॉर्टिंग एल्गोरिथम हो सकती है, सर्चिंग एल्गोरिथम हो सकती है, हैशिंग एल्गोरिथम हो सकती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो सकती है, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रामिंग हो सकती है, स्ट्रिंग मैचिंग प्रोग्रामिंग हो सकती है, पार्सिंग के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, टेस्टिंग के लिए मतलब बहुत सारे टाइप के एल्गोरिथम बनते हैं। तो ये आपको पहले पता रहना चाहिए कि एल्गोरिथम किसके लिए बना रहे हैं, शॉर्टिंग के लिए बना रहे हैं कि सर्चिंग के लिए बना रहे हैं कि डायनेमिक बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता हो सकता है तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम के कंसेप्ट हो गए। अब देखिए एक एल्गोरिथम का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर। अब ये 5 नंबर का आपको क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है और इसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बनेगा और ये इसका एल्गोरिथम बनेगा। यहाँ पर लिखा है कि स्टार्ट, तो भाई स्टार्ट किया है हमने, ये स्टॉप लिखा है, स्टॉप और एंड भी कर सकते हैं। तो स्टॉप थोड़ा सा टेम्परेरी वर्ड है, एंड मतलब कंप्लीटली एंड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सम इज इक्वल टू 0 है, काउंट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। फिर यहाँ पर इंटर एन है तो यहाँ इंटर एन करना है, तो ये इनपुट हो गया। इसके बाद आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले बनाए हैं तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक डिसीजन लिया है कि भाई आपका काउंट शुड बी लेसर देन 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब ये देखिए डिसीजन लगा है कि अगर ये डिसीजन सही है तो हम ऊपर चले जाएंगे, अगर ये डिसीजन रॉन्ग है तो हम नीचे चले जाएंगे। तो जैसे नीचे जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट इज द प्रिंट सम मिलना चाहिए। तो ये एल्गोरिथम है और ये फ्लो चार्ट है। अगर ये देखिए इसमें कोई कंप्यूटर नहीं आया है, कंप्यूटर तो कब आएगा, जब आप उसको रन करेंगे प्रोडक्ट में तब आएगा, उसके पहले तो आपका ही माइंड चलेगा। तो ये माइंड का कंसेप्ट है, यही बेसिकली इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। यहाँ पर कोई प्रोग्रामर बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन ये आपको भी समझना पड़ेगा कि भाई हमें प्रोग्राम बनाते कैसे। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। अब इसके बाद ड्राई रन की मैं बात करता हूं, तो देखिए ड्राई रन के लिए हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ 6 स्टेटमेंट लिखे हैं कि यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू 3 है, प्रिंट नंबर है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 है, फिर एक इंस्ट्रक्शन बनाया है जो कि 5 से ऐड करेगा, फिर प्रिंट करेगा और बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेगा। तो ये कुछ 6 स्टेप बनाए। अब देखिए 6 स्टेप एग्जीक्यूटिवली कैसे ट्रेस करेंगे, ये आपका एल्गोरिथम है। अब आपको ये ड्राई रन करके देखना है कि भाई सबसे पहला नंबर लाइन 1 है, तो हमने यहाँ पर 3 चीजें ली हैं, लाइन नंबर ले लिया है, नंबर ले लिया है, आई की वैल्यू ले लिए क्योंकि यहाँ पर देखिए आई चेंज हो रहा है, उसके बाद आउटपुट है तो आउटपुट की ले लिया। तो इस तरीके से आपको कोई कॉमन कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 में क्या हो रहा है, नंबर इज इक्वल टू 3, तो पहला नंबर पे ये 3 हो गया, यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम 3 कहाँ डालेगा, इस नंबर में डालेगा। अब उसके बाद प्रिंट नंबर, तो जो भी नंबर का वैल्यू है वो आउटपुट में चला गया, दैट इज 3 चला गया। अब देखिए इस आई को मैं चेंज करूंगा 1 से 3 तक, तो सबसे पहले आई क्या होगा, 3 बार चलेगा, ये आई फ्रॉम 1 to 3 चलेगा, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 है, तो ये थर्ड स्टेट में 1 हो गई। उसके बाद में 1 जैसे ही होगा तो ये नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, यानी कि जो भी नंबर पहले वाला था उसमें 5 नंबर ऐड हो गए। तो पहला नंबर कितना था, 3, फिर कितने ऐड हो गए, 5 हो गए, तो 5 + 3 8 हो गया, तो ये पहली बार आ गया। इसके बाद प्रिंट नंबर, तो यही नंबर कहाँ चला गया, ये 8 में प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। तो जैसे ये 2 होगा, जो भी आपका पुराना नंबर है दैट इज 8 है, उस 8 में 5 को जोड़ दोगे तो ये 13 बन गया, तो ये 13 नया नंबर आ गया। अब इस 13 नंबर को फिर से प्रिंट करना है, तो ये 13 नंबर प्रिंट हो गया। अब ये 2 जो आई था वो 3 पर चला गया। अब ये थर्ड बार सेम चीज रन करेगा, तो पुराने वाले जो नंबर हैं उसमें हमें 5 जोड़ना है,
तो ये 18 बन गया। अब इस 18 को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और इसके बाद जैसे ये 3 होगा, देखिए 4 पर आया ही नहीं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला 1 2 3 था। अब क्या हो रहा है, ये प्रिंट, लास्टली हमें एंड ऑफ प्रोग्राम बताया, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम की ट्रेसिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो ये ड्राई रन से हमें पता चल गया कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आपको ये ट्रेस टेबल में जो गलत लगता है तो आप पहले से ठीक कर लीजिए, और नहीं लगता है तो अब आपको केवल करना क्या है, अब कोडिंग के तरफ जाना है। तो भाई सेलेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, ये तमाम लैंग्वेजेस सामने आपकी पड़ी है। अब आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप एक एक करके सीखिए। अदरवाइज हमको जो आती है, हमको सपोज करिए कि जो हमें सी आती है या C++, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके सामने पड़ी हुई हैं। अब इस चीज को आप कितना कर सकते हैं ये आपकी कैलिबर पर है। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, अब आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कितनी सीखनी है, इंडियन लैंग्वेज सीखो, आप अपनी दूसरी बाहर की लैंग्वेज सीखो, जो भी आपको सीखना है, जितनी लैंग्वेज सीखोगे उतना आप वर्साटाइल बन सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आपने कोई एक लैंग्वेज सीखी और आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि भाई हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली लेवल्स में होती हैं। सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड में काम करती है, फिर मशीन लैंग्वेज काम करती है, फिर असेंबली में आ जाती है, फिर हाई लेवल मिडिल लेवल में आ जाती है, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो काम करना है वो किस में करना है ये आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपको लो लेवल में काम करना है, ये दोनों हो गई लो लेवल लैंग्वेज और ये हो गई मशीन लेवल। तो ये बाइनरी कोड जो है वो मशीन के पास है, ये इट इज ए लोएस्ट लेवल, और ये हाईएस्ट लेवल है आपकी। तो हाईएस्ट लेवल में जब आपको काम करना है, जैसे पाइथन में काम करना है, तो इट इज ए वेरी हाईएस्ट लेवल। अब ध्यान से देखिए कि मशीन और ये आपके ह्यूमन के बीच में बात कर रहे हैं। तो देखिए ह्यूमन की रीडेबिलिटी सबसे अच्छी कहाँ पर है, हाईएस्ट लेवल में है। वो लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन मशीन कोड को व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करूं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो ये जो मशीन कोड में लिखा है वो सबसे हाई यानी कि सबसे फास्ट स्पीड में काम करेगा बनस्पत आपके जो हाईएस्ट लेवल में लिखा है। अगर आपने पाइथन में प्रोग्राम लिखा है वो सबसे धीरे स्पीड में काम करेगा, और लेकिन अगर आपने उसको मशीन कोड में लिखा है वही प्रोग्राम को, तो वो आपके सबसे ज्यादा स्पीड में काम करेगा। इसी तरीके से लैंग्वेज लेवल की बात करें तो ये लैंग्वेज लेवल में ये लो लेवल लैंग्वेज हो गई, करीब करीब ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो गई। तो आप लो लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप हाई लेवल सीख रहे हैं, ये आपको पता करना है। अगर आप C++ सीख रहे हैं तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये नीचे भी काम करती है, ये ऊपर भी काम करती है। तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन क्या है, इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग का पूरा A to Z आपको पहले पता होना चाहिए, तभी प्रोग्रामिंग करने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। अब देखते हैं हम कि इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लो लेवल प्रोग्रामिंग हमने अलग कर दी, हाई लेवल अलग कर दी। अब लो लेवल में आपको मशीन लैंग्वेज की काम कर दिया, असेंबली लैंग्वेज का काम। तो ये पूरा का पूरा आपका जो ट्री है वो लो लेवल लैंग्वेज की तरफ चला गया। इसी तरह ये हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ भी है कि आपको जनरल पर्पस लैंग्वेज में काम करना है, स्पेशल पर्पस लैंग्वेज में काम करना है। अब इसमें भी ये है कि कंपाइल बेस्ड प्रोग्राम है कि इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम है। ये पुराने कंसेप्ट में हम लोग आपको बताते थे कि कंपाइल करना है कि आपको इंटरप्रेट करना है। तो ये एग्जैक्टली आज के डेट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर चला गया है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितने भी मैक्सिमम चीजें हैं ये आजकल कंपाइलर पर आ गई हैं, और मैक्सिमम जो पाइथन है या फिर आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है ये सारी चीजें आपके इंटरप्रेटर बेस में चली गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको पहले माइंड में क्लियर पिक्चर रहे कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब जल्दी से हम लास्ट तक पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास में सपोज 2 नंबर का एडिशन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, स्टार्ट रीड A रीड B। अब आपको एक सम करना है, A + B करना है,
फिर प्रिंट सम करना है और एंड करना है। तो इस तरीके से आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें आपको डायरेक्ट दी गई हैं। इफ a इज इक्वल टू 529 एंड b इज इक्वल टू 256 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप रीड भी कर सकते हैं या वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही सम करेंगे, अगर ये वैल्यू 2 है तो ये सम हो जाएगी और सम होके ये हमें आउटपुट आ जाएगा। ये प्रोग्राम का आपका स्ट्रक्चर है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट स्लाइड में ये चीजें आपको क्लियर बता गई हैं कि किस तरीके से हमें एल्गोरिथम लिखना है, किस तरीके से फ्लो चार्ट लिखना है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। अब देखिए ध्यान से कि इसके अंदर में बहुत अच्छी चीजें आपको क्लियर बता गई हैं कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाता है तो मान के चलिए कि आज का लेक्चर आपको पूरा तरीके से बेस्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको लेंथ चाहिए और आपको उसका सेकंड साइड का लेंथ चाहिए। तो देखिए पहले मैंने एक को ए बना लिया, दूसरे को बी बना लिया। अब इस एरिया में ए इंटू बी कर दिया, तो यहाँ पर एरिया स्क्वायर हो गया और इसको मैंने प्रिंट करना है। तो देखिए इस तरीके की चीज को हम लोग फ्लो चार्ट बोलेंगे, जिसमें रीड ए रीड बी हो गया, एरिया का निकल के आ गया, राइट एरिया हो गया और यहाँ पर हम प्रोग्राम स्टॉप। अब इसी प्रोग्राम को हम इस फ्लो चार्ट में इस अपने जो लैंग्वेज है उसमें सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये सी लैंग्वेज है, आप इसको C++ में भी रन कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए एक जैसा ही कंसेप्ट है अभी। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम जो दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके एरिया निकाल सकता है किसी भी साइड से। तो ये आपने साइड लेंथ ले लिया ए और बी, यहाँ पर एरिया ले लिया, आपने पहले डिफाइन कर दिया कि डेटा टाइप क्या क्या है। उसके बाद आपने कुछ फंक्शन यूज किए जहां से आपने रीड कर लिया इस वैल्यू को, ए को रीड कर लिया, बी को रीड कर लिया, यहाँ पर आपने एरिया बना के कैलकुलेशन कर दिया और लास्टली यहाँ आपने प्रिंट कर दिया अपने सम इस एरिया को। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब आप तैयार हो कि नहीं आगे के लिए, बिल्कुल रेडी हो कि नहीं? यस सर। है ना? तो इस तरीके से हम लोग कुछ काम करते हैं और आपको हम बीच में अभी मतलब हफ्ते भर में अपन आपको असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है? अब आप असाइनमेंट को लेके इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करोगे और फिर उसे आप जमा करोगे। हफ्ते भर का टाइम रहेगा, अगर आप हफ्ते भर में कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो अपन फिर जल्दी से सेकेंड हफ्ते में दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो मैं स्टॉप करूं? इसमें सर इसमें जैसे इंक्लूड studio.h है जी हेडर जी, हाँ, तो ये कहाँ से आता है सर कि किसी में कुछ studio.h लिखना है, कहीं कुछ और लिखना है? अरे वो सब बेटा मैं बताऊंगा, अभी तो मैं केवल आपको मोटिवेट करा हूं और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब अब आपके माइंड में आने लग गया कि ये सारी चीजें आपको मैं अभी जो भी दूंगा असाइनमेंट उसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी दूंगा मैं, ठीक है? आप क्या करना, जो भी डाउट है ना उसके अंदर लिखना आप, मतलब सबसे पहले आपको है ना अपनी प्रॉब्लम को लिखना आना चाहिए जी, तो उसमें फिर मजा आएगा हमको आपको पढ़ाने में, जी है ना? मतलब देखिए डाउट क्या है, जब तक वो है ना मतलब राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, ठीक है, इस तरीके का बनना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। मतलब कंफ्यूजन कभी भी है ना राइटिंग में होना चाहिए, है ना? तो मैं आपकी जो, क्योंकि आप बहुत चीजें जो पूछोगे हो सकता है कि बहुत मेरे लिए छोटी भी है, लेकिन मैं आपको है ना उस तरीके से बताऊंगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा प्रॉब्लम को पूछने में भी। ओके सर, ठीक है प्रवीण, तो बंद करें अपन? जी सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू।